नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा एक जो भर्ती है वो काफ़ी समय से चर्चा में रही है और उसके लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण सरकार ने जो है वो ये भर्ती लंबित रही, लेकिन अब जो है उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती है उसके स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो निश्चित सी बात है कि अब नियमानुसार जो है इस भर्ती को करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें तो राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस भर्ती को जारी किया गया है। पहले भी ये भर्ती जारी हुई थी, लेकिन पहले इसमें जो है वो विज्ञापन से संबंधित त्रुटियों के कारण ये पूरी नहीं हो पाई थी। अब स्पष्ट दिशा निर्देशों के कारण अब इसके पूरी होने की 100% संभावना है। आज हम अपनी इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो अगर पदों के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ी भर्ती इसको हम कह सकते हैं। 23,280 पद जो है वो इस भर्ती के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, आज हम इसके अंदर संपूर्ण जानकारी लेंगे भाई, जैसे आवेदन कैसे कर सकते हैं, अनुभव कहाँ से मिलेगा, अनुभव जो है वो कितना काउंट होगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी और आयु जो है किस आयु के जो लोग हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर करने का यहाँ पे मैं आपके प्रयास करूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय पे मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो ये जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं उन पे आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो ये जो भर्ती है वो भर्ती राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की गई है। और इस भर्ती के अंदर जो है अगर हम देखें तो 185 जो नगरीय निकाय हैं यानी पंचायती राज संस्थाओं में इसमें किसी प्रकार के पद जो है सृजित नहीं किए गए हैं। जो नगरीय निकाय कौन से है, जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इनके अंदर जो है वो टोटल 23,820 पदों पर सीधी भर्ती लेने का ये विज्ञापन जो है वो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो भर्ती होगी वो किन के लिए होगी। ये भर्ती नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जो है उनके लिए होगी, पंचायती राज संस्थाओं के लिए ये भर्ती नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो 7/10/2024 से लेकर 6/11/2024 को रात्रि 23:59 यानी रात को 12 बजे तक जो है वो आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन अब ऑनलाइन होंगे, पहले ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, तो अब ऑनलाइन आवेदन होंगे जो 7/10/2024 यानी 7 अक्टूबर 2024 से शुरू होंगे और 6 नवंबर 2024 तक ये आवेदन की प्रक्रिया आपके चलने वाली है। अब पहला प्रश्न ये आता है कि आवेदन किस तरह से किया जाए, आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको जो है वो 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आवेदन करने के लिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जो है वो ये जो विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, उस स्वायत्त शासन विभाग की जो वेबसाइट है lsg.urban.rajasthan.gov.in, स्वायत्त शासन विभाग की ये वेबसाइट है lsg.rajasthan.urban.in के ऊपर आप जा सकते हैं और वहां आपको इसके लिए लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से जो है वो आप ये कर सकते हैं। मैं अपने जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके भी उस वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप वहां से नहीं करते हैं तो आप अपनी जो SSO ID है, SSO पोर्टल से जो SSO ID है उस SSO ID के माध्यम से जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों ही माध्यमों से ये ऑनलाइन आवेदन होंगे, किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो आप इस चीज में सुनिश्चित रहें कि कोई भी ऑफलाइन आवेदन की अगर बात करता है तो निहायत ही फर्जी है, इससे ऐसी कोई बात जो है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अब आप जब आवेदन करेंगे तो आपको OTR करना पड़ेगा, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। OTR को क्या बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार ये पंजीकरण आपको अपनी SSO के माध्यम से करना पड़ेगा। इस पंजीकरण में OTR में क्या होगा, ई मित्र के माध्यम से आप इजिली OTR करवा सकते हैं। ई मित्र पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो OTR के माध्यम से क्या होगा कि अपनी जो सारी जानकारियां है ना
वो सारी जानकारी एक बार उसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बाद के जो फॉर्म है आगे भी कभी अगर इस तरह की जरूरत पड़े तो आप वो फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये OTR जो है वो हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि अब आपको कागज क्या चाहिए। तो अभ्यर्थी जो है उसको OTR के लिए, अगर आपको OTR कराना है, स्टार्ट में जब OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस समय आपको आधार कार्ड चाहिएगा, आपका पैन कार्ड, वोटर ID, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, विवरण, ये जो है सारे उसमें फीड करने पड़ेंगे। और एक बार यदि आपने OTR कर दिया, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये करते समय आप विशेष ध्यान रखें, OTR करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि एक बार OTR हो गया ना, उसके बाद में उस OTR में कोई चेंज नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो आप जब OTR करें तो ये चीज सुनिश्चित कर लें, आप अच्छी तरह से देख लें कि अपनी जो जानकारी फिल करी, अपने जो जानकारी फॉर्म में भरी है ई मित्र के माध्यम से, क्या वो सही है। अगर गलत है तो फिर वो OTR जो है वो आपका संशोधित होने का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे इसमें जो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। अब देखिए OTR के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि एक बार ये पंजीकरण, यानी OTR जब आप करेंगे तो कुछ शुल्क जो है, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। एक बार ये पंजीकरण प्रणाली से जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कुछ राशि जो है वो आपके लगेगी। अब वो राशि क्या होगी, जो सामान्य वर्ग है यानी जो जनरल वर्ग है उसके लिए 600 रुपए की राशि लगेगी। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म भरने के लिए जब आप OTR करोगे, फॉर्म भरने के लिए, तो उस OTR में जो आरक्षित वर्ग है यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 600 रुपए लगेगी। जो आरक्षित वर्ग है, यानी आरक्षित वर्ग कौन कौन से हो गए, SC है, SC ST और अदर जो आरक्षित वर्ग हैं, उन सभी के 400 रुपए जो है इसके अंदर लगेंगे। और जो दिव्यांग जन है, ठीक है, जो विकलांग है, उनके लिए जो है वो 400 रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब अगला है कि अगर आपने OTR कर दिया और OTR करने के बाद में हो सकता है कि आपने आवेदन किया, OTR में कोई चेंज नहीं होगा, OTR में नो चेंज है, OTR होने के बाद में OTR में कोई संशोधन नहीं होने वाला है। लेकिन आपने आवेदन किया और उस आवेदन में कोई त्रुटि हो गई तो आप जो है उसको 11/11/2024 से लेकर, यानी 11 नवंबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक, यानी 15 दिन के लिए जो आप 100 रुपए की राशि में उसके अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इस के अंदर आपको लिस्ट दी गई है नगरीय निकाय की कि भाई कौन कौन से जो है वो नगरीय निकाय में कितने पद है। जैसे जयपुर है, ग्रेटर में 3370 पद है, हेरिटेज में 707 है, चोमू में 171 है। तो कहाँ कितनी पोस्टें हैं उसकी सारी डिटेल आपको इसमें प्रोवाइड करवाई गई है, ये जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए इनमें। तो वहां से आप जो ये कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स है, ये पूरी की पूरी डिटेल आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका चैनल आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की जो साइट है वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उससे आप इसको डाउनलोड कर लें। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि किस जगह पे कितनी पोस्टें, क्योंकि ये बहुत मायने रखेगा। आप जब फॉर्म भरोगे ना तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें किस जगह से फॉर्म भरना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी कितने फॉर्म भर सकता है, किस किस जगह से आप फॉर्म भर सकते हो, कौन नहीं भर सकता, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगली चीज जो इसके अंदर निकल के आती है, भाई पोस्टें होगी। पोस्टों के बाद में टोटल पोस्टें जो हमें बताई थी, ये होगी अपनी टोटल पोस्टें। ठीक है, ये टोटल पोस्टें होगी, निकायवार होगी भाई कहाँ कितनी पोस्ट जो है वो होनी है। बाकी जो बड़े दूसरे इंस्ट्रक्शन है वो अपने किसी काम के नहीं है, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। बिना फालतू वीडियो को बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी जो नॉर्मली जो आवश्यकता है और जो क्वेश्चन है उन पे हम डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगला आता है अर्हता, योग्यता क्या चाहिए। सबसे मेन चीज ये है कि इस आवेदन को करने के लिए जो है वो क्या योग्यता चाहिए। ये आवेदन जो है वो
किस योग्यता में चाहिए, भाई आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आवेदन में है कि राजस्थान का मूल निवासी हो, भाई आप राजस्थान के रहने वाले हो, कोई आदमी हरियाणा का है, ठीक है, दिल्ली का है, हरियाणा का है और कहीं का है, तो वो ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। दूसरी जगह का आदमी ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। राजस्थान का मूल निवासी जो होना चाहिए। दूसरी भर्तियों में जो होता है वो अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला चाहिए, भारत का मूल निवासी, लेकिन यहाँ पे है कि राजस्थान का मूल निवासी वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, यानी बिल्कुल जो अनपढ़ व्यक्ति है, ये जो सफाई कर्मी की भर्ती है वो अनपढ़ आदमी भी भर सकता है। भाई वहां आपको जरूरत नहीं है कि आप चौथी पढ़े हो, पांचवी पढ़े हो, आप 10वीं पढ़े हो, कोई जरूरत नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी जो है उसको फॉर्म भर सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि स्वच्छता से संबंधित 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो निम्न द्वारा जारी किया गया हो वो आपको आवश्यक है। इसको आप गौर से देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उसके पास स्वच्छता संबंधी कार्य करने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। जो फॉर्मेट सरकार ने दिया है इस फॉर्म के साथ, उस फॉर्म के साथ जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में आपको प्रमाण पत्र बनाना है, अनुभव प्रमाण पत्र। क्या बनाना है? अनुभव प्रमाण पत्र। अभी अनुभव प्रमाण पत्र कौन बनाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी जाके अनुभव ले जाओगे, वो अनुभव फिर बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ इस चीज को आप फोकस करें, जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा। दूसरी जगह से लाए गए अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो सरकार द्वारा खारिज कर दिए जाएंगे। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र बनाते समय जो इसके लिए अधिकृत अधिकारी है उसी से ही करवाएं। तो अब बात करेंगे भाई कौन इसके लिए अधिकृत है। तो पहली चीज इसमें आती है कि राज्य के नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो है सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपने किसी नगरपालिका में काम किया है, अगर आपने किसी नगरपालिका में काम किया है तो नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है, जैसे नगरपालिका में जो होते हैं ना ईओ, या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है आपको प्रमाण पत्र जारी करेगा और उस प्रमाण पत्र की ही वैलिडिटी होगी, वो मान्य होगा। अन्य व्यक्ति जैसे मान लीजिए चेयरमैन कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है, या कोई पार्षद कर रहा है तो वो भी वैलिड नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी होना चाहिए? मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा ही जारी होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, मान लीजिए कि अगर आपने डायरेक्ट काम नहीं किया है, आपने डायरेक्ट काम नहीं करके किसी संवेदक यानी ठेकेदार या किसी संस्था के माध्यम से आप नियोजित हुए, तो जो संस्था है, जिस संस्था में आप नियोजित हुए वो संस्था जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगी। तो यहाँ गौर से करिए, वो संस्था जिससे आप भर्ती हुए वो संस्था अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगी। और उसके साथ साथ उसमें आपको क्या करवाना पड़ेगा? आपको नगर परिषद के आयुक्त या उपायुक्त या जहां भी नगरपालिका क्षेत्र है उसके व्यक्ति के प्रति हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे। तो देखिए स्पष्ट दिशा निर्देश ये है कि 2 तरह से लोग नियोजित होते हैं, एक तो सीधे नगरपालिका लगा लेती है या फिर ठेके से नगरपालिका लगाती है। तो अगर आप सीधे हैं तो नगरपालिका अधिकारी आपका सर्टिफिकेट जारी कर देगा। अगर आप सीधे नहीं है, किसी ठेकेदार के माध्यम से हैं, तो ठेकेदार जारी करेगा और उस पत्र पे, उस अनुभव प्रमाण पत्र पे जो है वो जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या जिस नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम में आपने उस ठेकेदार के माध्यम से काम किया है, उस नगर निगम का जो मुख्य जो आयुक्त है, उपायुक्त है या नगर परिषद का जो क्या बोलते हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, ठीक है, वो आपका जो है वो प्रमाण पत्र को प्रति हस्ताक्षर करेगा, यानी उसके भी उस पर हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि नगरपालिका की जो सफाई कर्मी की भर्ती है उस भर्ती के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र उसी व्यक्ति का चलेगा जो नगरपालिका में काम करके आया है। नगरपालिका के बाहर किसी संस्था में अगर सफाई में काम करता है तो उसके अनुभव प्रमाण पत्र को काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? वो इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उस पे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर किसी भी स्थिति में होना संभव नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र जो है वो 100% आपके पास होना चाहिए, तभी आपके अनुभव काउंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भर्ती से बाहर किया जाएगा,
मैं ये कह रहा हूँ अनुभव काउंट होगा, विदाउट अनुभव भी आप हो सकता है कि आप लाइन में आ जाए, लेकिन मेनली ये योग्यता है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को विशेष अपन ने फोकस किया, इसका कारण यही है कि यहाँ हम फंसते हैं बार बार जाके। नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो यह है कि जब व्यक्ति का चयन हो जाएगा तो उसके लिए पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। वेतनमान की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 1 जो है वो निर्धारित किया गया है। पे मैट्रिक्स 1 पे जो है वो ग्रेड पे जैसे पहले चलता था ना, तो ग्रेड पे 1800 वाला ये है, ग्रेड पे 1800 वाली जो वेतनमान है वो इनको दिया जाएगा। तो देखिए ग्रेड पे वगैरह इसमें वो उतना नहीं है, लेकिन यह है कि जो लोग स्वच्छता संबंधी कार्य में लगे हुए हैं और वो जो है वो संविदा के ऊपर कार्यरत है, तो उन लोगों को नियमित करने का एक यहाँ पे प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर मेन चीज अपने पास आती है, भाई ये सारी चीजें क्लियर होगी, उसके बाद में मेन आती है आयु। भाई कितनी साल की उम्र का व्यक्ति जो है वो फॉर्म भर सकता है। जैसे कोई आदमी लगा था और कोई आदमी बेचारा काम कर रहा है काफी समय से और अब वो बूढ़ा होने को आ गया और आज भर्ती निकाली सरकार ने, तो वो तो काम तो उसने तो अपनी जिंदगी उसमें खुद ही पूरी की पूरी। तो अब वो जो व्यक्ति है ना वो क्या करे, तो यहाँ पे सरकार ने जो उम्र निर्धारित की है, सरकार ने उम्र निर्धारित की है कि 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। देखिए 18 साल से छोटे व्यक्ति को तो, छोटे बच्चे को तो जो है नौकरी पे लगाना ही नहीं है, तो 18 कम से कम होनी चाहिए और 40 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह आयु जो है वो निर्धारित कर दी सरकार के द्वारा कि 1/1/2025 को जो है वो 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, लेकिन 40 साल से ज्यादा की उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण के जो प्रावधान हैं वो इस पे लागू होते हैं। तो आरक्षण के क्या प्रोविजंस इसमें इन्होंने बताए हैं। पहला बताया कि SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो EWS के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट का प्रावधान। भाई SC ST की व्यक्ति है ना वो 5 वर्ष और छूट रहे हैं। तो जैसे 40 से था तो 40 + 5 यानी 45 वर्ष की उम्र तक फार्म भर सकता है। कोई SC ST का व्यक्ति है तो वो 45 साल की उम्र तक जो है वो फार्म भर सकता है। इसके अलावा जैसे SC ST और OBC वगैरह, ये जो अगर कोई महिला है, ठीक है, महिला अभ्यर्थी अगर है तो उसके लिए फिर 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। उसके लिए क्या है, 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। और सामान्य वर्ग की महिला है उसको 5 वर्ष की, यानी SC ST का अगर पुरुष है तो 45 साल तक भर सकता है, अगर SC ST की महिला है तो वो 50 साल की उम्र तक फार्म भर सकती है। इसके साथ साथ जो सरकारी जो संविदा के रूप में कार्यरत है ना उनको 5 साल की छूट का प्रावधान। मानिए जो व्यक्ति संविदा पे लगा हुआ है ना वो 40 साल का हो गया, लेकिन उसके आज तक उसको मौका ही नहीं मिला, तो 5 साल का उसको और छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इस आयु के जो लोग हैं वही इसमें पात्र हैं। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। इससे ऊपर वालों की जो है वो सरकार जो है फॉर्म आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे है चयन प्रक्रिया। भाई अब ये सारी चीजें हो गई, उम्र भी हो गई, उम्र की भी बात कर ली हमने, योग्यता की भी बात कर ली, फॉर्म कब भरा जाएगा वो भी सारी बातें होगी। अब प्रश्न ये निकलता है कि जब ये है तो फिर भाई पढ़ाई का लिखाई का तो कोई है नहीं, परीक्षा कुछ है नहीं, तो फिर चयन का सिस्टम क्या होगा। चयन का सिस्टम क्या होगा, सरकार जो है वो किसको चयनित करेगी, तो उसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाए। ध्यान रखिए पहले जो है वो ऑफलाइन का प्रावधान था, इसलिए भर्ती भी जो है वो विवादित हो गई थी और फिर भर्ती हो नहीं पाई थी। तो अब सरकार ने क्या किया कि अब सरकार ने किया है पेंशन का अपने क्या बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार जो है वो ये करेगी कि सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनाकर वर्गवार किया जाएगा। यानी देखिए सबसे पहले तो उस जो फार्म आपके आएंगे उन फार्मों की स्क्रूटनिंग होगी, उनका चयन होगा। भाई कौन व्यक्ति, जैसे मान लो किसी ने की उम्र 45 साल से ज्यादा है, उसने फॉर्म भर दिया, तो पहले उसकी स्क्रूटनिंग की जाएगी, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर जो पात्र अभ्यर्थी रहेंगे, किसी का अनुभव गलत है तो अनुभव गलत है तो अनुभव को खारिज करते उसको फॉर्म को आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पहले तो फॉर्मों की स्क्रूटनिंग हो जाएगी। जब स्क्रूटनिंग हो जाएगी तो स्क्रूटनिंग होने के बाद में
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर उनको चढ़ाया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिना किसी प्रकार के मानव के हस्तक्षेप के, बिना मनुष्य हस्तक्षेप के जो है वो सॉफ्टवेयर उनकी वरीयता अनुसार सूची निर्धारित कर देगा। पदवार भाई कहाँ से कितने कितने लोग पात्र होंगे, सेल्स की वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बिना किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये इसमें थोड़ा यूं लगता है कि जो अपन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफ और बिना किसी भ्रष्टाचार के साथ पारदर्शिता युक्त भर्ती होने की जो संभावना है वो इस कारण से और बढ़ जाती है। तो जो लोग वास्तव में योग्य हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को इससे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अभी अगला हम बात करें कि पेंशन की, तो भाई पेंशन जो भी नियम है उनके अनुसार पेंशन देय होगी। एक बार ये भी जरूरी है कि चयन होने पर आपको विवाह, अगर आप विवाहित हैं तो आपका विवाह पंजीकरण जो है वो अनिवार्य होगा, आपको विवाह पंजीकरण प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख की हम पहले बात कर चुके हैं कि 7/10/2024 से स्टार्ट होगा, 7 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होकर 6 नवंबर 2024 तक रात्रि 12 बजे तक हम इसको कह सकते हैं, 12 बजे तक हम आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में 11 नवंबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो उसमें आप संशोधन भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगली जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो आप इसका तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई। इसके अलावा अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो यहाँ गलती कर दी तो फिर आपको जो है वो कोई नहीं बचा सकता। देखिए क्या है कि आवेदक अपनी इच्छा अनुसार, ऑन योर विश, आवेदक जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इच्छा के अनुसार सिर्फ एक नगरीय निकाय से केवल एक ही आवेदन कर सकता है। भाई एक आदमी एक नगरीय, जैसे अपन ने कहा ना भाई 185 नगरीय निकाय में आवेदन था, तो एक नगरीय निकाय से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने जयपुर ग्रेटर से लगा दिया तो आप जयपुर ग्रेटर से ही लगा सकते हो, दूसरी जगह से नहीं लगा सकते हो। और एक निकाय में एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि एक व्यक्ति एक ही जगह आवेदन करेगा और एक जगह में भी 2 आवेदन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में आपने 3 फॉर्म भर दिए। अगर ऐसा होता है तो सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। ध्यान रखें, एक व्यक्ति को जो 185 जगह है वहां आप आराम से देख लें किस जगह पोस्टें ज्यादा हैं, ठीक है, और कहाँ चांसेस बन सकते हैं, उस हिसाब से एक जगह एक ही फॉर्म लिया जाएगा। अगर एक जगह आपने एक से ज्यादा फॉर्म दे दिए तो भी आपका निरस्त हो जाएगा, और अगर आपने एक ही व्यक्ति ने जो है वो 5 जगह से फॉर्म भर दिया या 2 जगह से भी फॉर्म भर दिया तो फिर भाई साहब वो फॉर्म भी निरस्त हो जाएगा। कोई अगर ये सोचे कि भाई हमारा कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका आधार कार्ड जब उस सॉफ्टवेयर पे चढ़ेगा, ठीक है, आपका आधार कार्ड जब उस सॉफ्टवेयर पे चढ़ेगा तो उस आधार कार्ड से अपने आप वो सॉफ्टवेयर निकाल के बता देगा कि कितनी जगह से इस आदमी ने फॉर्म भरा है। क्योंकि ये कोई आदमी काम नहीं करने वाला, ये काम ऑनलाइन होगा, सॉफ्टवेयर करेगा, कंप्यूटर करेगा। तो अगर आप इस बुलावे में रहे कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा तो आप उस चीज को भूल जाओ। निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर से गलती की संभावना 99.9% कम है, यानी 0.001% कभी हो भी सकती है, ऐसा नहीं हुआ है। बाकी ये जरूरी नहीं कि वो आप संयोग आपके साथ ही बने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही जगह से फॉर्म भरोगे और एक जगह से एक ही फॉर्म भरोगे। अब 185 की लिस्ट कहाँ मिलेगी भाई, तो 185 की लिस्ट अपन ने पीछे वीडियो में आपको बताई है। मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप निकाल सकते हो। अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है ये मैंने पोस्ट कर दिया है, वहां से भी आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। और इस चीज को आप अच्छी तरह से देखकर फिर आपको फॉर्म फिल करना है, 2 जगह की गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर करते हुए काम करना है।
और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिले। धन्यवाद।